गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से सब्जेक्ट को जो है एग्रोनॉमी। देखिए एग्रोनॉमी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको केवल जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इस कंटेंट को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। मेरे साथ चलिएगा, वीडियो लेक्चर को साथ में देखिएगा और लेक्चर देखने के बाद जो डीपीएस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और जो क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे इन क्विजेस को डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस इस तरह से हो जाएगा कि आप एग्जाम तक काफ़ी सारे एमसीक्यू सॉल्व कर चुके होंगे। तो आपके जो कॉन्फिडेंस है ना वो काफ़ी बूस्ट रहेगा, आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा करके आओगे। तो ये चीज़ आप माइंड में रखना कि ऐसा नहीं कि मैं कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा, तो बैकलॉग होने मत देना। ठीक है, साथ चलना और थोड़ा सा हार्डवर्क करना, डेफिनेटली इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। नो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। देखिए होता क्या है ना कि हम 4 साल का एग्रीकल्चर कर लेते हैं, उसके बाद किसी इंटरव्यूअर हमसे पूछ दे कि बताओ एग्रीकल्चर क्या होता है, तो एक समय हमको सोचना पड़ता है कि यार एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये नौबत ना आए तो इसके लिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट को काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ, इस 3 एग्जाम्पल के साथ 3 आपके टर्मिनोलॉजी भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि ये फार्मर फर्स्ट है, ये फार्मर सेकेंड है, ये फार्मर थर्ड है। ठीक है, पहला फार्मर जो है वो केवल और केवल क्रॉप का ही कल्टीवेशन करता है, क्रॉप के अलावा ये कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉपिंग बोलेंगे। तो क्रॉपिंग में क्या होता है, केवल और केवल हम क्रॉप का ही कल्टीवेशन करते हैं। दूसरा जो फार्मर है वो क्रॉप भी लगा लेता है, साथ में कुछ एलाइड एक्टिविटी कर लेता है, जैसे ये फिश पाल लेता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फार्मिंग बोलेंगे, है ना। तो डिफरेंस कर पा रहे हो ना भाई। फार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि ये वो फार्मर होते हैं जो क्रॉप के साथ साथ अलाइड एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ये फिशरीज भी कर लेते हैं, ये पोल्ट्री फार्मिंग भी कर लेते हैं। दैट मीन्स इनका सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं डबल ट्रिपल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फार्मिंग बोलेंगे। नो, अब आता है आपका एग्रीकल्चर। तो फार्मर थर्ड जो है वो क्या करता है, ये क्रॉप भी कल्टीवेट करता है, ये अलाइड एक्टिविटी भी कर लेता है, मतलब ये इसका डेयरी सेक्टर भी है, ये फिशरीज भी कर लेता है, साथ में ये एक्सटेंशन मतलब अवेयरनेस का भी काम करता है। तो एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म होता है जिसमें हम केवल क्रॉप कल्टीवेशन ही नहीं करते, हम इसमें क्रॉप भी कल्टीवेशन करते हैं, लाइव स्टॉक भी करते हैं, साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन के में भी हम इन्वॉल्व होते हैं, लाइक अवेयरनेस में भी हम काफ़ी बड़ा भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं आपको इसको अरेंज करने की तरफ बोलूं तो सबसे छोटा आपका क्रॉपिंग, उसके बड़ा होता है आपका फार्मिंग और उससे बड़ा होता है आपका एग्रीकल्चर। होप सो गाइस आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ अगर मैं पढ़ दूं तो वैसे मैं पढ़ने के काम करता नहीं हूं, बट मैं फिर भी आपके लिए वो रीड कर देता हूं। एग्रीकल्चर जो है, कई बार ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछ देता है कि एग्रीकल्चर कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है। तो याद रखिएगा मोस्टली होता क्या है, जिसमें कल्चर लगा होता है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव होता है, बट कुछ केस में एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केस में जिसमें कल्चर लगा होगा वो लैटिन वर्ड से ही ड्राइव होता है। तो एगर का मतलब होता है आपका सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। ठीक है, सही है, लेकिन ये पूरा तरह से सही डेफिनेशन नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जरा मुझे ये बताओ, जो फार्मर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, आर्ट होता है या फिर साइंस होता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, उनके पास आर्ट होता है, उनको बेहतर पता है कि कौन से क्रॉप को कैसे लगाना है, लेकिन उसके पीछे का उनको लॉजिक नहीं पता। वो बता देंगे कि इसको ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा क्यों लगाना चाहिए वो उनका नहीं पता। वो किसी से देखे होंगे तो उससे सीख लिए और वो उसी को फिर कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का एक्चुअल रीजन नहीं पता। तो अगर आप एग्रीकल्चर कर चुके हो तो आपके पास क्या है, आपके पास आर्ट भी है, आपके पास साइंस भी है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर क्या है, एक तरह का आर्ट है, एक तरह का साइंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, साथ में हम क्रॉप ग्रोइंग करते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम
लाइव स्टॉक रियरिंग भी करते हैं, साथ में हम एक्सटेंशन एक्टिविटी, मोस्टली ये उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं किया जाता, बट एक्सटेंशन भी एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन एग्रीकल्चर का। ठीक है, मैं इसको इसलिए इतना डिटेल में समझाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, आप सबको पता है कि आज हम जिंदा हैं, जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर से ही आ रहे हैं ना। तो बोलते हैं ना कि इंसान दवा बिना खाए जिंदा रह सकता है, लेकिन खाना खाए बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो आप ना इस एग्रीकल्चर में आए हो तो खुद को ये सोच के डिमोटिवेट मत करो कि हमारे पास करियर स्कोप नहीं है। भाई इंसान बिना खाए रह ही नहीं सकता है, तो खाने के लिए अब खाने में भी उनको वैरायटी चाहिए, तो जितना वैरायटी चाहिए उतना आपके पास स्कोप है। ठीक है, बस दिमाग लगाने की हमारी ज़रूरत है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जीडीपी को लेके, ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ 2019-20, इससे पहले हमारा अगर 19-20 से पहले जाओगे ना तो एग्रीकल्चर 19% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, अप्रॉक्स 19%। ठीक है, लेकिन 19-20 के डेटा में अगर जाएंगे तो थोड़ा सा गिरावट आया और ये पहुंच गया कितना परसेंट आपका 17.8%, लगभग 18% मान लीजिए, थोड़ा सा कम हुआ। और फिर अगर 2021-22 के डेटा में जाएंगे तो ये इतना ज़्यादा गिर गया कि ये अब पहुंच गया है 15%। तो सोचिए ये दौर आपका कोरोना का भी था, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें हमारी बंद हो चुकी थी, तो इनका इफेक्ट आपके जीडीपी पे पड़ा, ये आपका 15% पे पहुंच गया। ठीक है, समझ रहे हो। नौ, अब हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, लिखा हुआ बाद में पढ़िएगा, बस मेरी बातों पे फोकस कीजिए, सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो एग्रीकल्चर है ना, ये 66% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, रोजगार प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप देखे होंगे क्योंकि एक टाइम हुआ करता था जब लोग एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रखते थे, अब चीज़ें थोड़ी हटते चली जा रही हैं, लोग अब शहरों की तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट होने लगे हैं। तो बट कहीं ना कहीं अभी भी एग्रीकल्चर एक रोजगार में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए, तो जीडीपी की बात मैंने बता दी आपको, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ आप सही कर लीजिएगा, अभी अप्रोक्स आपका 15% के आसपास है। ठीक, अब देखिए ये जो है वो लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कितना 54 to 58%। मैंने बताया आपको कि ये रोजगार प्रोवाइड करता है 66%। साथ में ये जो है टोटल एक्सपोर्ट से कितना परसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में अर्निंग होता है, तो 15%। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब जब कोई प्रोडक्ट को हम इंडिया से बाहर भेजते हैं तो इसके बदले हमें पैसा मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ें हम किसी और कंट्री से हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, मतलब इंडिया में मंगाते हैं, तो उससे हम इंपोर्ट बोलते हैं, बदले में हमें पैसा देना पड़ता है। दैट मीन्स कि एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आते हैं और इंपोर्ट से रेवेन्यू जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इंडिया के सेक्टर को ग्रो करनी है, इंडिया को डेवलप करनी है, तो हमें अपना खुद से सेल्फ सस्टेनेबल होनी चाहिए, हमें खुद इतनी काबिल हो जाना चाहिए कि हमें बाहर से कोई चीज़ें इंपोर्ट ना कराना पड़े, है ना। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी है और कई ज़्यादा इसमें ये रोल भी प्ले कर रहा है। हम एक्सपोर्ट करके 15% इनकम जो है वो जनरेट करते हैं, समझ रहे हो। नो, इसके साथ आज आप जो भी पहन के बैठे हुए होंगे, चाहे जो भी खा रहे हैं, दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि आपका ये एग्रीकल्चर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, सिल्क इंडस्ट्री को, शुगर इंडस्ट्री को, राइस को, फ्लर मिल्स को, मिल्क प्रोडक्ट जितने आपके आते हैं, तो इसमें इनके रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं, आपके एग्रीकल्चर से ही आते हैं। आप पेड़ा खाते हो, ठीक है, तो ये सारे कहाँ से बनते हैं, आपके मिल्क से बनते हैं। और मिल्क कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है, समझ रहे हो ना। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसका भूमिका है। नौ, अगर बात करें कि टोटल हमारे जो जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उनमें आपका 43%, ऑलमोस्ट 43% जो है वो एरिया ऑक्यूपाइड किया है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, समझ गए, ये आपके काम का नहीं है। तो इतना बातें आपको याद रखनी है कि भाई ये 66% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, 15% 2020 और 21 का डेटा है, 15% ये एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ये 15% एक्सपोर्ट अर्निंग से हमें रेवेन्यू आती है, ये लाइवलीहुड सपोर्ट 54 to 58% हमारे कंट्री की पॉपुलेशन को प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो नो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं व्हाट इज एग्रोनॉमी। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप दिमाग में जोर डालिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एग्रोनॉमी हमारे अस्तित्व में कैसे आया होगा। ठीक है, आप जब सोच पा रहे हो तो देखिए हुआ क्या होगा। आप अगर सोच पा रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अर्ली मैन होते होंगे वो रेंडमली किसी तरह से मिट्टी को हल्का सा प्लॉ करते होंगे और उसके अंदर वो सीड को डाल देते होंगे, है ना। किस तरह को कोई मैनेजमेंट नहीं करते होंगे वो, तो कहीं ना कहीं उनको यील्ड तो मिलता ही होगा, क्रॉप तो जर्मिनेट करता ही होगा। फिर वो सोचे होंगे कहीं ना इसको मैं सीक्वेंस में लगाऊं, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं वो फिर फील्ड को मैनेजमेंट करना स्टार्ट किए। तो जब वो फील्ड को मैनेजमेंट करना स्टार्ट किए होंगे तो डेफिनेटली जो पहले जिस तरह से वो क्रॉप को लगा रहे थे और अब फील्ड को प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करके जो क्रॉप को लगा रहे हैं, तो बताइए आपका यील्ड किस में ज़्यादा आएगा। ऑफकोर्स जब आप फील्ड को मैनेज करके लगाएंगे क्रॉप को तो उसमें यील्ड ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से फिर हमारे एग्रोनॉमी अस्तित्व में आया, है ना। तो एग्रोनॉमी का डेफिनेटली मतलब क्या होता है, आपका मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो फील्ड का मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। साथ में ये एक एग्रीकल्चर साइंस है जिसके अंदर हम क्रॉप प्रोडक्शन के प्रिंसिपल्स और उनके क्या प्रैक्टिसेस होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर। किस तरह से मैन का और किस तरह से एग्रीकल्चर हमारे अस्तित्व में आया, किस तरह से इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो देखिए अगर मैं इनको पढ़ाना चाहूँ ना तो बहुत ज़्यादा आपका वीडियो लेक्चर हो जाएंगे, अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है ये। तो हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, बस मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं इस तरह से हमारा एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन हुआ होगा और फिर हमारे ह्यूमन का भी इस तरह से इवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है, तो इनको हम 4 फेज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हंटिंग, फिर पास्टोरल, फिर आपका आता है क्रॉप कल्चर, फिर आता है ट्रेड। देखिए सोचिए आपके पास अगर खाने को कुछ ना हो, पूरा एग्रीकल्चर खत्म हो गया हो, ठीक है, हमारे पास कुछ भी अनाज नहीं है, मतलब ऐसा मान के चलिए कि ऐसा होना है, बट आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा फसल उगा ही नहीं, कल्टीवेट नहीं हुआ, जर्मिनेट भी नहीं किया, तो जरा सोचिए आपके पास खाने के लिए आप क्या करेंगे। आप एनिमल को मारना स्टार्ट करेंगे। भाई जो बोलते हैं ना मैं वेजिटेरियन हूँ, भाई उनको फिर नॉन वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि फसल ही नहीं हुआ, है ना। आपके पास अनाज ही नहीं है तो अल्टीमेटली आपका सोर्स क्या होगा, आप फिर एनिमल की हंटिंग ही करना स्टार्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ होगा ना कि हमारे पास एग्रीकल्चर था नहीं तो लोग हंटिंग करके ही अपना फूड गेन किया करते थे। तो हंटिंग वहाँ से वहाँ पहला फेज आपका हंटिंग आ गया। फिर आया पास्टोरल। फिर हंटिंग करते करते लोग क्या करने लगे कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किए, उनको उन्होंने पालना स्टार्ट किया और जरूरत पड़ती थी तो फिर उनको मार के खाना वो स्टार्ट कर दिए। ठीक है, फिर आया क्रॉप कल्चर। अब जब क्रॉप कल्चर आया तो यहाँ से हमारे अस्तित्व में एग्रीकल्चर आया। और क्रॉप कल्चर में जो सबसे बड़ा चेंजेस लेके आई कि ये लोगों को एक जगह पे रहना सिखा दिया। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आज यहाँ पे हैं, कल वहाँ पे हैं, एक जगह पे ये रहते नहीं थे, आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चले गए। जब क्रॉप कल्चर इन्होंने करना स्टार्ट किया, आप खुद सोचिए कि ये आपका घर है, यहाँ पे आपने खेती करी है, तो क्या आप ऐसा करेंगे क्या कि आप यहाँ से कहीं और मूव कर जाएंगे, आपका खेत ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं करेंगे। तो जब एग्रीकल्चर आया तो लोगों को एक जगह पे ठहरना आ गया और एक जगह पे सेटलमेंट करना आ गया। तो यहाँ से आपका फिर क्रॉप कल्चर आया, तो यहाँ से आप एक बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। फिर एक समय के बाद क्या करने लगे, हम इस फसल को इतना ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेट करने लगे कि अब हमारे पास एक्सेस होने लगा। तो हम क्या करेंगे, फिर उसको दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, है ना। उस टाइम तो पैसा हुआ नहीं करता था कि भाई इसको बेच दो, तो वो क्या करते थे, यूज़ करते थे बार्टर सिस्टम। मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, बार्टर सिस्टम वो यूज़ किया करते थे। तो बार्टर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास चावल ज़्यादा है, दूसरे वाले के पास गेहूँ ज़्यादा है, तो एक्सचेंज कर लिया करते थे थोड़ा बहुत, ठीक है, ताकि दोनों का जो नीड है वो पूरा हो जाए। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपका ट्रेड स्टार्ट हुआ। तो ये 4 फेज है। हंटिंग, हम एनिमल को मारना स्टार्ट करते थे फॉर द फीडिंग पर्पस। पास्टोरल, यहाँ पे हम एनिमल को डोमेस्टिकेट करके फिर मार दिया करते थे। क्रॉप कल्चर, यहाँ से हम एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किए, मतलब यहाँ से हम एक जगह पे सेटलमेंट होना सीख गए। फिर आया ट्रेड, जब हम एक समय में ऐसा हुआ कि हम फसल इतना ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेट करने लगे कि हमारे पास एक्सेस हो गया, तो उसको हम जो एक्सेस होता था उसको हम ट्रेड में यूज़ किया करते थे। तो ये हमारे आपके 4 फेजेस हो गए। तो जो मैं आपको बोला हूँ ना, यहीं पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको ये पीपीटी
तुम्हें प्रोवाइड नहीं करूँगा, अगर आपने सब्सक्रिप्शन इसके चार्जेस पे किए होंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। 9, अब आता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि एग्रीकल्चर में हुए हैं। अगर मैं बात करूं अर्लियर देन 10,000 BC, 10,000 BC से पहले जाएंगे ना, तो हम हंटिंग ही क्या करते थे। ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग से हमारा काम चला करता था। 8700 BC में जाओगे तो हम सीप का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किए थे, है ना। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको हम पहली बार डोमेस्टिकेट किए थे, तो वो आपके डॉग था। ठीक है, और कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि हम एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए हम डोमेस्टिकेट किए थे, तो आपका सीप था। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने क्या पूछा है। फिर 7700 BC में हमने गोट का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया। 7500 BC में हम वीट और बार्ले की खेती करनी स्टार्ट करी। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, 7500 BC यहाँ पे हमने वीट और बार्ले की खेती करनी स्टार्ट की। 600 BC में हमने कैटल और पिग को पालना स्टार्ट किया। 4400 BC में हम मेज की खेती करना स्टार्ट किए। 3500 BC में हम पोटैटो की खेती करना स्टार्ट किए। 2900 BC में हम प्लाऊ, मतलब कि यार बोलते हैं ना कि खेती हम प्लोइंग करना स्टार्ट किए, है ना। हल से खेत को जोतते थे, फिर हम उसमें खेती करना स्टार्ट किए। ठीक है, फिर 2300 BC में हमने चिकपी, कॉटन, मस्टर्ड की खेती करनी सीख गई। 2200 BC में हमने पेडी कल्टीवेशन भी करना सीख गया, है ना। 1500 BC की बात करेंगे तो हमने इसमें शुगर केन की खेती करनी सीख गई। और 100 BC में हमने आयरन प्लाव की डिस्कवरी कर ली। अब हम जो प्लाविंग करने के लिए आयरन का इक्विपमेंट यूज़ किया करते थे। 1500 AD की बात करें, अब AD आ गया तो यहाँ पे हम फिर शिफ्ट हो गया किसके तरफ, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की तरफ, जैसे ऑरेंज हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया। फिर 1600 AD तक फिर हम कल्टीवेशन करने लगे, स्वीट ऑरेंज हो गया, सोवर ऑरेंज हो गया, मतलब इसमें भी आपके वैरायटीज आने लगे। वाइल्ड ब्रिंजल हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, पोटैटो का इंट्रोडक्शन हमने करवाया, पपाया आ गया, टेपोइका आ गया, टोमेटो, चिलीज, ग्रोनट, टोबैको, रबर, अमेरिकन कॉटन। तो सारे आपके 1600 AD के बाद, हाँ, AD में हुए हैं। तो होप सो गाइज आपको ये इवेंट एज इट इज़ लर्न करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके लर्न वाला पोर्शन होंगे ना उसको इंक्लूड नहीं करूंगा, बस मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि आपको याद करने इसमें कुछ समझाने वाला पोर्शन है ही नहीं। चलिए, अब आपको कुछ क्विजेज में प्रोवाइड करता हूँ, इनके आंसर आपको देने हैं। तो आप क्या कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और आप बताना है कि आपने कितना सही किया। ठीक है, ईमानदारी से। सबसे पहले क्वेश्चन, वैसे आप में आंसर ही एक्चुअली PPT का ही मिस्टेक लग रहा है, आंसर भी दे दिया गया है। ठीक है, बस अब सोचिए कि आपने क्या इसका आंसर आपको आता था। वर्ड टिलेज इज ड्राइव फ्रॉम, टिलेज कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है, ग्रीक से, लैटिन से, इंग्लिश से, या फिर एंग्लो सैक्सॉन से। तो ये ड्राइव हुआ है एंग्लो सैक्सॉन से। फिर एक्सटेंशन जो वर्ड है वो पता है आपको, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक्स का मतलब होता है आउट और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, मतलब नॉलेज को फैलाना। ठीक है, टोंगिया जो है ना वो बर्मिस वर्ड है, याद रखिएगा, टोंगिया जो है वो बर्मिस वर्ड है। एंटरप्रेन्योर जो है वो फ्रेंच वर्ड है ना। पोमोलॉजी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पोमम, पोमम जो है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से। तो मैंने बताया ना आपको, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि रॉन्ग है, आइडेंटिफाई कीजिए। मैंने आपको बताया था ना 2900 BC में आयरन प्लॉ हमने प्लॉइंग करना स्टार्ट किया, है ना। 100 BC में हमने आयरन प्लॉ की इन्वेंशन कर दी। 1400 BC में हमने आयरन की खोज की। तो कहीं ना कहीं 1600 BC में ये तो नहीं था, आपको मैंने बताया था ना भाई। यहाँ पे देखिए 1600 BC में क्या था, देखिए यहाँ पे 1600 BC में कहीं ना कहीं स्वीट ऑरेंज था, सोवर ऑरेंज था, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए अमेरिकन कॉटन, ये तो था नहीं। तो ये क्या है आपका गलत पेयर है, वो आप उसको याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ पेरेनियल ट्री मींट फॉर शेडिंग एंड ऑर्नामेंटल पर्पस। ठीक है, मतलब जो पेरेनियल क्रॉप्स होते हैं, चाहे हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, उनको हम ग्रो करते हैं, है ना। तो उसको हम अर्बोरिकल्चर बोलते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पेरेनियल ट्री होते हैं उनका हम उनको ग्रो करते हैं फॉर द शेडिंग और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, या आपको अर्बोरिकल्चर बोलते हैं।
ठीक है। अब साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल मेथड ऑफ बी कीपिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी और वैक्स इज कॉल्ड एपीकल्चर। जहाँ भाई हनी की बात आ गई तो भाई बिंदास आप एपीकल्चर की तरफ ही जाएंगे ना। नो तो थैंक यू फ्रेंड्स, हम आज के सेक्शन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे। तो इतना जब आप श्योर करो ना कि जब आप दूसरे लेक्चर में आएंगे तो जितना आज का क्लासेस पे पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज करके आएंगे, ताकि दूसरा लेक्चर आपको आसानी पूर्वक समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।